सुप्रभातम। जय श्री राम। बेटा, कल हमने भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ा था। शायद सभी बच्चों ने ध्यान दिया होगा और उसके छोटे प्रश्न उत्तर आपने बनाने हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, तलाश, भारत के अतीत की झांकी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित इस पुस्तक का दूसरा पाठ है। कल आपने अहमदनगर के किले में जो बातें पढ़ी थी उससे आगे की आज हम बात शुरू करते हैं। तलाश। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता। यानी कि बीते हुए सालों में इनके मन में केवल भारत ही भारत रहा और उन्हीं बातों को ये समझने की पूरी कोशिश करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसा संवारा था। यानी कि बचपन की जो बातें थी वो याद करने की कोशिश करते हुए भी लेखक जो है वो भूल चुका था और जो वर्तमान की बातें थी वो उनके पटल पर बिल्कुल साफ चित्रित थी। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? प्रतिनिधित्व करना, किसी चीज़ का अगाड़ी होना, कप्तानी करना, अग्रणी बनना। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? तो ये लेखक के मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई भारत पहले किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। पहले भारत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी प्राचीन शक्ति क्या थी? उसकी प्राचीन शक्ति वह सोने की चिड़िया था और ज्ञान का भंडार था। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे जिनका भारत पूरा ज्ञान पूरे विश्व को देता था। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? आज हमारे भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तब भी हम सोचते हैं कि हमारे पास अब क्या बचा है। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? आधुनिक विश्व में हम अपने आप को किस प्रकार से विश्व के अंदर किस प्रकार से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। भाई भारत तो मेरा अपना है, वो मेरे रग रग में बसा हुआ था। फिर मैंने एक बाहरी आलोचक की भांति, जो केवल आलोचना करते हैं, विपक्ष की भांति मैंने उसे देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो लेखक ने ऐसा आलोचक बन करके जो वर्तमान के साथ साथ बहुत से अवशेषों को, अतीत के अवशेषों को भी उसने देखा जो वो नापसंद करता था। एक हद तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचा था, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है उससे भी मैंने सोचना शुरू किया। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। मेरे भीतर अनेकों मन में प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं सोच रहा था कि क्या मैंने भारत को अच्छी तरह जान लिया? मैं उसको अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था।
लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। कहने का अभिप्राय है कि भारत जो है वो हमेशा ही अपने वजूद के साथ जिया है और आज भी उसका अस्तित्व है। वह कुछ जो सार्थक है, जो भारत वजूद उस रूप में नहीं होता जो आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो सोचने की बात यह है कि पहले भारत में ऐसी क्या चीज़ थी जो आज भी उसका अस्तित्व है, जो आज भी लोग भारत को वाकई ही मानते हैं कि भारत विश्व गुरु था। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो एक टीले पर खड़ा खड़ा लेखक सोच रहा था कि इतने प्राचीन नगर में घर और गलियां बिखरी पड़ी हैं। 5000 साल पहले यहाँ पर एक सभ्यता थी जो विकसित थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो वो जो सभ्यता थी वो आज भी हमारी जो कि तो बरकरार है, यानी हम भारतवासी कभी से ही अपने अस्तित्व के लिए पहचाने जाते, अपनी मेहनत के लिए पहचाने जाते हैं, अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार, यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है, आश्चर्यचकित हैरानी में डाल देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। ये हैरानी की बात है कि कोई संस्कृति इतने सालों तक किस प्रकार से टिकी रह सकती है, किस प्रकार से, इसका आधार क्या है। बस बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोग से उसका बराबर निकट संपर्क रहा और हमारा पूरे विश्व में संपर्क भी सभी लोगों से बना रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? लेखक जानना चाहता है कि भारत का स्थायित्व, भारत का अस्तित्व, भारत का विश्वगुरु बनना, भारत का एक पूरे विश्व में अपना वजूद होना, ये किस प्रकार संभव है। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबदर और बहुत सी जगहों पर मैं भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्यों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। और लेखक जो है वो कश्मीर का रहने वाला था, इसलिए वहाँ की सौंदर्य की, वहाँ की घाटी की, वहाँ के पहाड़ों की, वहाँ से निकली हुई नदियों की, वो सारे की सारी चित्र जो है वो लेखक के मन को आकर्षित कर रहे हैं।
इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस अनायास मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। वैसे तो सारी ही नदियां भारत में पवित्र हैं, लेकिन गंगा नदी को हम बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि ये देवस्थान से निकली हुई है और गंगा कभी सूखती नहीं है। हिमालय से लेकर के, गोमुखी से लेकर के समुद्र तक गंगा का अस्तित्व है, और अगर इसको धूमिल करने की कोशिश की है तो वो हमने की है फैक्ट्रियों के गंदे पानी से, नालों से। इसलिए सरकार और समाज को चाहिए कि वो गंगा को इस कदर प्रभावित न होने दें, गंदी न होने दें। गंगा जो है वो इतनी पवित्र है कि इसका पानी बोतलों में, मटकों में भर करके, जारों में भर करके हम कितने दिन तक रख लें, ये कभी खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, इसके अंदर पहाड़ों के पत्थरों के कण हैं, जो कि सारे पोषक तत्व है मनुष्य को चाहिए, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। मैंने पुराणों, स्मारकों और भग्नावशेषों की और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हजारों हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। गंगा नदी में हजारों सालों से ही लोग स्नान करने के लिए आते हैं और आज भी हम जाते हैं, हमारे पूर्वज भी आते थे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बरबस अनायास ही अपनी ओर खींच लेती है? कुछ तो बात है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि ऐसी ज्ञान ज्योति दी कि मैं पीछे तक देख सकता था। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, सच्चाई का बोध, सच्चाई जानने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाना था उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। तत्काल उसी समय वहाँ का चित्र मेरे मस्तिष्क पर, पटल पर उभर आता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ी। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था।
फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। यानी हमारी संस्कृति से मुस्लिम भी प्रभावित हुए हैं। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी हमने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यानी हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि शोध करते थे वो शोध करने वाले लोग नहीं रहे। हमारे जो पूर्वजों में जो खासियत थी वो पीढ़ी दर घटती चली गई और आगे के शोध हमारे यहाँ नहीं हुए, जिसके कारण हम पिछड़ गए। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी और शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारी एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन को लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। अक्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था। हमारे पूर्वजों में जो शक्तियाँ थी, हमारे पूर्वजों में जो रचनात्मक कौशल था, वो हम लोगों ने आगे चल कर के बरकरार नहीं रखा और इसी कारण हमारा जो रचनात्मक कौशल था वो एक नकल ने ले लिया और हम केवल नकल करते चले गए। इसी कारण हम विश्व में पिछड़ते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास दिन प्रतिदिन गिरावट आती चली गई। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ गई। जीवन में लालसाएं खत्म होने लगी। मेहनत कोई करके खुश नहीं था। अक्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है और हमारी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ क्षीण हो गई और हमारी प्रवृत्ति नकल की ओर चल पड़ी। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्द दाडंबर शिलैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाला सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजी और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, अक्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पद पर बढ़ने लगे। हमारी सोच, हमारा अनुकरण, हमारा साहस और हमारी मेहनत सब कमज़ोर पड़ गई, जिसके कारण भारत गुलामी की जंजीरों में बनता चला गया और बाकी का जो विश्व के देश थे वो आगे बढ़ने लगे। किंतु वह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता।
एक युग का अंत और ध्वंसान अवशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह कर्म भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। और फिर भी हमारी आने वाली पीढ़ियों ने उस पुरानी मेहनत के बदले कुछ लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी कुछ काम करके दिखाया। और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही और फिर भी प्राचीन और नवीन के बीच में हम एक संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। आत्मसात करने का सामर्थ्य हमें मिला। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। नहीं मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे लोग बहुत से और लोगों के लिए मध्य युग गिनता भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्रचित मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं रहा, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे को के पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। यानी मध्यम वर्ग के लोग केवल अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे, देश को आज़ाद करवाने की इन्होंने कभी नहीं सोची। नई ताकतों ने सिर उठाया, वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इनके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे, उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए उसने हमारे कुछ मूल्यों निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यहाँ सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों के सफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्यम वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व, उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उसके बारे में निश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ कि ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में भी अब बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों से में उन्होंने जो अत्याचार झेला, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा जो सार्थक है और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। तो लेखक ने गांव में जाकर के गांव को अच्छी तरह से पढ़ा, उनके दुख दर्दों को समझा और फिर उसने सोचा कि क्यों न हम अपने भारत को इन जंजीरों से आज़ाद करवाएं और भारत को स्वतंत्र देश बनाएं, अपना भारत, अपनी भारत भूमि। तो
जय श्री राम बच्चों, आज हमने इतना ही पाठ पढ़ा है, कल आगे इसको और पूरा करेंगे। इसके छोटे प्रश्न उत्तर आपने निकाल करके पाठ के बीच से लिखने हैं, छोटे बड़े सारे प्रश्न उत्तर आपने करने हैं। सो धन्यवाद।